अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलसिले में आज हम पार्ट 25 पे बात कर रहे हैं और इसका ताल्लुक डेवलपमेंट के फेज और के साथ है। और इसमें जो आज टॉपिक हमारे डिस्कशन में रहेगा वो एक मशहूर एचआरएम फंक्शन है जिसका नाम है ट्रेनिंग। लास्ट टाइम भी हमने ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन की थी और हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि दुनिया की बेहतरीन फर्म्स हैं, वहाँ ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। दुनिया की बेहतरीन फर्म्स ये रियलाइज कर चुकी हैं, ये मान चुकी हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि जितने उनके वर्कर्स प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, यानी स्किलफुल होंगे, उनके पास वो नॉलेज होगा, स्किल होगा, एबिलिटी होगी, काम को करने की काबिलियत होगी, भी जाकर वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। यानी अगर वो प्रोडक्शन में होंगे तो प्रोडक्शन की बेहतरीन टेक्निक्स को जानते होंगे, मेथड्स को जानते होंगे, और जब उनको अप्लाई कर रहे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट को भी अचीव कर रहे होंगे। इसी लिहाज से हमने लास्ट टाइम डिस्कशन की कि ओरिएंटेशन जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, उसका मकसद ये कोशिश है कि जो नए एम्प्लॉयज़ आए हों खास तौर पर उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जल्द अज जल्द एडजस्ट किया जाए, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वायरमेंट में जितनी जल्दी एडजस्ट हो जाए उतना जल्दी वो काम करना शुरू कर देते। लेकिन हमने ये भी सीखा है कि वो परफेक्ट नहीं होते किसी भी लिहाज से, या जितना भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट क्यों ना हो, वो परफेक्ट नहीं हो सकता। उसके जो नॉलेज है या स्किल है, एबिलिटी है, उसके अंदर गैप्स होते हैं। गैप्स को फिल अप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। इस लिहाज से ट्रेनिंग की कोशिश है कि जो शॉर्ट कमिंग्स या जो गैप रह जाए किसी एम्प्लॉय के एक्टिविटी में, काम में, टास्क में, एक्सपीरियंस में, उनको पूरा किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो वर्क है वो स्मूथ हो तरीके से हो सके। तो इस लिहाज से ट्रेनिंग की बहुत सारी एक्टिविटीज हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करते हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग को इरेगुलरली करती हैं, यानी जब जरूरत पड़े तब कर लेती हैं, या उनके पास फंड हो तो तब कर लेती हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर ट्रेनिंग का बेनिफिट हासिल करना है तो बहुत सारे ऑथर का ख्याल ये है कि ट्रेनिंग को बेसिकली एक प्लान्ड एफर्ट के तौर पर करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेनिंग को प्लान्ड एफर्ट से करने के मॉडल्स अवेलेबल हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक में जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, और जो बहुत सारे ऑथर्स हैं एचआरएम के, उन्होंने एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के हवाले से गाइडलाइंस दी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हाँ, ट्रेनिंग को कंडक्ट करना या उसको इफेक्टिव तरीके से कंडक्ट करने के लिए कुछ स्टेजेस बनी हुई हैं, यानी इसके अंदर फेज बने हुए हैं, स्टेजेस बनी हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशंस अगर प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेज को फॉलो करें तो वो सही रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप इन मॉडल्स को देखें जो आपके सामने आने वाले हैं ट्रेनिंग के, उसके अंदर एक सिस्टमेटिक और एक प्लान्ड एफर्ट नजर आ रही है, यानी सोच समझ के एक्टिविटी कर रहे हैं ट्रेनिंग की। हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में ट्रेनिंग हो रही होती है उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सामने रखकर, उसके हालात को सामने रखकर, उसकी नीड्स को सामने रखकर फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी शक्लें हैं सिस्टमेटिक अप्रोच की, जिसको आईएसटी भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन। जहाँ से नाम से भी नजर आ रहा है, इंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है जिसकी मदद से ट्रेनिंग दी जाए, और सिस्टम डिजाइन का मतलब होता है सिस्टमेटिक अप्रोच। तो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन या इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन का मकसद यही है कि ट्रेनिंग को एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। तो हम देख रहे हैं उसमें पहला स्टेप नजर आ रहा है असेसमेंट ऑफ नीड्स, यानी हमने फैसला करना है सही तरीके से कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, नीड्स क्या है। ये नीड्स कौन सी है? ट्रेनिंग नीड्स।
यानी हमारे कहाँ कहाँ नॉलेज में, स्किल में या एबिलिटी में गैप्स हैं, और इन गैप्स को पूरा करने के लिए ज़ाहिर है हमें मजीद लर्निंग की ज़रूरत है, हमारे एम्प्लॉइज़ को सीखने की ज़रूरत है, और अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको वो टेक्निक्स आनी चाहिए जिससे ये गैप्स दूर हो सके। तो ये पहला प्रोसेस है कि जिसमें हम अपने एम्प्लॉइज़ की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम वो कंडक्ट करें जो हमारी नीड्स के हिसाब से। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स के बगैर ट्रेनिंग कंडक्ट करती है वो क्या होती है। वो ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बजट होता है और उसको उन बजट को कंज्यूम करना होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी बड़े ट्रेनर का कंडक्ट करवा लेती है, जैसे कि मोटिवेशनल सेशंस कंडक्ट करवा लेती है, जैसे कि हाउ टू बी हैप्पी एट लाइफ एट वर्क, इस तरह के सेशंस कंडक्ट किए। सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए। टाइम्स ऑर्गेनाइजेशन ये भी करती है कि क्रिएटिविटी के लिए क्या करना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। और अगर सही मायने में देखा जाए तो शायद ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन के मसाइल का सामना होता है, सेल्स फोर्स के इश्यूज होते हैं, या फिर उनको प्रोडक्ट डिजाइन करना नहीं आ रहा होता। तो आप देखें कि इसकी नीड कुछ और है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ और कर रहे हैं, इसलिए आज से गैप्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फिर ट्रू रिजल्ट नहीं मिलते, पैसा भी ज़ाया हो जाता है, लोग जो कुछ सीखते हैं उसको जाके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं कर पा रहे होते, आज से ये स्टेप्स बनाए गए। और आप देख रहे हैं कि वन आफ्टर अनदर इन एक्टिविटी के अंदर सोची समझी एफर्ट हो रही है। इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम सारी प्लानिंग कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारी नीड क्या है, फिर देखते हैं लोग कितना रेडी हैं, फिर देखते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर असल में हमने करना क्या है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर उससे लर्निंग करते हैं। इस तरह बहुत सारे प्रोसेस मॉडल्स होते हैं जिनके अंदर स्टेजेस होती हैं। इस तरह हमें इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के हवाले से फॉर्मल ट्रेनिंग का एक मॉडल दिया गया। इस मॉडल की कुछ नई शक्लें हैं, शायद इससे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव ये 7 स्टेप मॉडल है, यानी इसके अंदर 7 स्टेजेस हैं। फिर पहली नंबर 1 स्टेज इसमें नीड असेसमेंट है, इस लिहाज से किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नीड असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो गई। फिर देखते हैं कि एम्प्लॉइज रेडी हैं कि नहीं, फिर देखते हैं क्या ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद लोगों के सीखने का, लर्निंग करने का ओवरऑल एनवायरनमेंट है या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें नजर आ रही हैं कि हमें सीखने का मटेरियल अवेलेबल है नहीं, हम किस कर सकते हैं, इस मटेरियल के ऊपर नहीं कर सकते। लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं जो लर्निंग को हेल्प करते हैं, जिसको हम कम्युनिटी ऑफ लर्निंग बोलते हैं। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर इन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए हमारे पास एक्सपर्टीज अवेलेबल है या नहीं, ये सब प्लानिंग हो रही है। फिर देखते हैं जो कुछ हमने सीखा क्या वो आगे जाके लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम वो है जिसमें एम्प्लॉई जो कुछ ट्रेनिंग में सीखता है वो जाकर अपनी वर्क में इसका इस्तेमाल कर सकते, इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। जो सीखा, जो लर्निंग की, उसको इस्तेमाल कर सके। भी होता है जो लोग खुद से विलिंग हो ऐसा करने के लिए, नहीं जो सीखें जाके उसमें अपने वर्क पे अप्लाई करें। जैसे हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, अगर आप सही मानों में बिजनेस पढ़ रहे हो तो आप जो कुछ यहाँ से सीखें वो प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करें। जैसे ढूंढे कि हम अगर मैनेजर होते तो हम क्या करते, या मैं एक्सप्लोरेशन का पार्ट होता तो वहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको ना समझ आए तो आप इसकी एप्लीकेशन लोगों से जा जाकर पूछें, यानी एम्प्लॉई से पूछें। जो कुछ आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन लेने की कोशिश करें। इसी तरह ट्रांसफर ट्रेनिंग है, जो कुछ सीखें आप उसको वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैनेजर की सपोर्ट चाहिए होती है या अपने कोलीग्स की सपोर्ट भी चाहिए। और इसी तरह जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं बिजनेस में तो उसको प्लान बनाते हैं। तो हम इस पूरे ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम की सब कुछ सामने रखते हुए अपने एनवायरनमेंट को इसका एक प्लान बनाते हैं और उसको भी सेट करते हैं। फिर इसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि हमें कितना फायदा होगा, हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा। ये एक प्लान्ड तरीका कार नजर आ रहा है। फिर स्टेज 6 में हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। हम मेथड चूज करते हैं, ट्रेनर्स को चूज करते हैं, जगह को चूज करते हैं, अप्रोच को चूज करते हैं। फिजिकल भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ट्रेनर लोकल भी हो सकता है, बाहर से भी आ सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स के हवाले से भी फैसला करते हैं कि कौन पार्टिसिपेंट। और फिर जब ये टीम प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा होता है तो साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग और फिर से फीडबैक ले रहे होते हैं। कॉमन सेंस के चीज नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट जिस पर आज हम खास तौर पर फोकस कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो प्रॉपर नीड असेसमेंट है। और नीड असेसमेंट बैकबोन है किसी भी ट्रेनिंग एक्टिविटी के हवाले से, इसलिए उसको पहला सबसे इम्पोर्टेंट समझा गया है।
और नीड असेसमेंट के हवाले से 3 मेजर नीड असेसमेंट के एरियाज नजर आते हैं। यानी हमें 3 एरिया को अच्छी तरीके से वैल्यूएट करना है और फिर फैसला करना है कि ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं। सबसे पहला एनालिसिस है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन को देखना है कि एक्सपैंड हो रही है, ग्रो कर रही है, स्ट्रेटजी चेंज कर रही है या अडॉप्ट कर रही है, यानी इनोवेशन की तरफ जा रही है, कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रही है, ये नया यूनिट लगने वाला है या नहीं लगने वाला। तो हम सबसे पहले यहाँ से अंदाजा लगाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के किस हिस्से में ट्रेनिंग की नीड सबसे ज्यादा है, किसमें बाद में है। ये सारा ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस है। मोस्ट लाइकली हम ये सारे सवालात अपने टॉप मैनेजर से पूछते हैं, वही है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के मेजर फैसले। कहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन के किस हिस्से में, इसलिए लिखा हुआ व्हाट इज दी कॉन्टेक्स्ट, कहाँ ट्रेनिंग को कंडक्ट होना है, ये ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस बताएगा। फिर पर्सन एनालिसिस, हमें लोगों से पूछना है, उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखना है और ये फैसला करना है कि उनकी नॉलेज में, स्किल में, एबिलिटी में कहाँ गैप आ रहा है। तो यहाँ से हमें ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई होंगी लोगों के हवाले से। किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, क्या आपका परफॉर्मेंस अप टू डेट है, फिर ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं है, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। अगर आपकी परफॉर्मेंस में गैप्स आ रहे हैं, जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं जनरेट कर रहे, खुद भी आप जानते हैं और आपके सुपरवाइजर भी जानते हैं, दोनों बता सकते हैं। तो इस लिहाज से जहां जहां लोग काम कर रहे हैं, तीनों लेवल्स पे, टॉप लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लो लेवल पे, उनसे पूछा जाएगा कि वो लोगों की नीड बताएं, क्या ट्रेनिंग की नीड्स हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज की समझ नहीं आ रही होती, वो कंप्रोमाइज सिचुएशन में चीजों को चला रहे होते हैं। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए उन एक्टिविटीज वाले से, तो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पर्सनल एनालिसिस हमें गाइड करता है किसको ट्रेनिंग की जरूरत है, किसकी परफॉर्मेंस डाउन है। आखिर में ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जॉब है और जॉब्स में हम देखते हैं टास्क, तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि प्रोसेस और टास्क, इसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। हमें किस चीज में, किस एक्टिविटी में ट्रेनिंग की जरूरत है, ये भी डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसका प्राइम बिजनेस होगा, प्राइम एक्टिविटी होगी कि प्रोडक्ट बनाए। तो उसकी प्रोडक्ट के प्रोसेस में अगर कहीं इशू आ रहा है बनाने में, तो उसको भी स्टडी करेंगे कि वहाँ ट्रेनिंग की नीड है। आप प्रोडक्ट की बात बनाते हैं लेकिन उसको फिनिशिंग नहीं करते, हम देखते हैं फिनिशिंग के एरिया में हमें प्रॉब्लम आ रही है, प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं, या फिर उस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग है लेकिन उसका फ्लेवर या कलर अच्छा है। इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे एनालिसिस करती है और उसकी बेस पे फैसला करती है कि लोगों को इसको और बेहतर करने में क्या करना चाहिए। तो ये तीनों एरियाज के अंदर हम नीड असेसमेंट करते हैं और फाइनली इसके कंसेंसस के बाद, यानी इन तीनों चीजों को आपस में चेक करने के बाद, हम ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग नीड असेसमेंट प्रेजेंट करते हैं, नीड एनालिसिस रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, यहाँ कीमोनो में इसको कहा जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की फिट की ट्रेनिंग प्रोग्राम को इसी हिसाब से सेट किया जा सके। खास तौर पर हमने आगे जाके देखा था सेटिंग द ऑब्जेक्टिव द ट्रेनिंग प्रोग्राम, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव उसकी नीड के हिसाब से। तो नीड असेसमेंट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। ये 3 एरिया है, ऑरिजिनल एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस, टास्क एनालिसिस। और हम देख रहे हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स भी, मिडिल मैनेजर्स भी और ट्रेनर्स, ये तीनों मिलकर इन 3 एनालिसिस को कंडक्ट कर सकते हैं और इसके हवाले से कंप्लीट रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। हमारा फोकस इस वक्त लोगों की रोल्स के हवाले से नहीं है, अदरवाइज अगर हम डिटेल से बात करते तो हमने देखते कि टॉप एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इनपुट करते हैं, खासतौर पर मिडल मैनेजर्स, पर्सनल और टास्क एनालिसिस। स्पेशली ट्रेनर्स और मिडल मैनेजर्स बैठकर टास्क और पर्सन को डिटेल से इवैल्यूएट कर रहे हैं। फिर सवाल आएगा नीड असेसमेंट को करना कैसे। तो पता चलेगा कि नीड असेसमेंट को, क्योंकि इंफॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो हमारे पास उसी तरीके से जैसे जॉब में, एचआर प्लानिंग में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड थे, तो यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एग्जीक्यूटिव से मुलाकात हो रही होती है, वहाँ आप उससे क्वेश्चनर या सर्वे नहीं कंडक्ट कर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, क्योंकि उनको खुद भी बहुत सारी चीज़ों की नो हाउ नहीं होती, फ्यूचर के वाले से बातें चल रही होती, वहाँ हम देखते हैं कि जो लोग भी नीड असेसमेंट कर रहे हो वो कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स को चेक करें, इसलिए आज से क्वालिटेटिव मेथड्स ज़्यादा पॉपुलर है। इसी तरीके से
लो लेवल वर्कर्स से डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं पर्सनल एनालिसिस में और टास्क एनालिसिस में खास तौर पर, तो हम उसमें ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके एडवांटेज वही हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी अगर क्वेश्चनर को यूज किया जाए तो एक्सपेंसिव है, और डाटा कलेक्ट कर सकता है लार्ज नंबर से, और उनको समराइज किया जा सकता है, उनको प्रेजेंट भी किया जा सकता है। जबकि इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन करने के लिए हमें एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं, और डेफिनेटली वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और इस हवाले से लेकिन बड़े अच्छे इंसाइट्स दे सकता है जो कि क्वेश्चनर नहीं गैदर कर सकता। इसी तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ ग्रुप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ग्रुप जिसमें डिस्कशन हो, तो लोग उसके हवाले से बताएंगे भी कॉलेजेटिव टेक्निक है और टाइम कंज्यूमिंग है। रिकॉर्ड्स, बुक्स और परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, मैनुअल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें पास्ट परफॉर्मेंस और करंट परफॉर्मेंस के दरमियान गैप्स को देखना होता है, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के दरमियान गैप्स को देखना होता है। तो ये भी एक अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास HRIS या ऑनलाइन टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर हो, तो उनकी मदद से भी हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती है, लेकिन बहरहाल वो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है। फिक्स और प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन होती है, पहले से अवेलेबल सिस्टमेटिकली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। अगर कोई ऐसी अननोन चीज चाहिए हो जो कि अवेलेबल ना हो, फिर हम अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं और क्वालिटेटिव मेथड्स पे चले जाते हैं। जो हाँ सिस्टमेटिक चीजें चाहिए हो तो वहाँ हम डेफिनेटली क्वांटिटेटिव मेथड यानी सर्वे और क्वेश्चन का इस्तेमाल। लेकिन नीड असेसमेंट इस लिहाज से बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, और इसको कंडक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसके बगैर कंडक्ट किए हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अनफॉर्चुनेटली ट्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम कुछ बाकी स्टेजेस पे कुछ बात करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करें अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, ताकि हम ट्रेनिंग मेथड के हवाले से इनसाइट्स ले सकें।